हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडी आर्ट क्लासेज। आज एक नए टॉपिक के साथ फिर क्लास शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने अपने कला के जो तत्व हैं उनको कंप्लीट कर लिया था। आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो हमारी रहने वाली है षडंग पर। बहुत मुख्य टॉपिक है और एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आते ही हैं। तो षडंग क्या है? सबसे पहले षडंग के विषय में हम बात करते हैं कि आखिर षडंग कहते किसको हैं। तो ये चित्रकला के 6 भाग होते हैं। एक तरीके से इसमें बिना इसके हम ये कह सकते हैं कि हम बिना षडंग के किसी भी चित्र की कल्पना नहीं कर सकते। उसमें इन 6 पार्ट हैं। इसमें षडंग का मतलब 6 अंग हैं। तो इसमें 6 अंगों में किसी भी एक अंग के बिना, किसी भी यदि एक अंग को हम हटा दें तो उसकी हम चित्र की कल्पना नहीं कर सकते। तो इसका याद कैसे करा जाएगा बताता हूँ मैं आपको। तो षडंग का एक श्लोक है, स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा। रूप भेद प्रमाणनी भाव लावण्य योजनम सादृश्य बणिका भंग इति चित्र षडंकम। तो इस तरीके से ये हमारा श्लोक है। जैसे हम देख पा रहे हैं तो रूप पहला है रूप भेद। दूसरा है इसमें प्रमाण, रूप भेद प्रमाणनी। तीसरा है भाव और चौथा है लावण्य योजना। पांचवा है इसमें भाव लावण्य योजनम सादृश्य और नंबर 6 पे है वर्णिका भंग। इस श्लोक में इसी तरीके से इनको क्रमबद्ध दिखाया गया है और आपको इसी तरीके से इनको याद भी करना है। तो रूप भेद है ना, तो ये इसके 6 अंग होते हैं। कितने? 6 अंगों की चर्चा यहाँ पर चल रही है। जो चित्रकला के 6 अंग हैं, इसके बिना हम किसी भी चित्र की कल्पना नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो श्लोक है ये आया कहाँ से है ना। तो सबसे पहले इसका जो जिक्र करा है वो कामसूत्र में है ना, ये पाठ है। तो सबसे पहले इसका जो जिक्र है वो करा गया है कामसूत्र में। कामसूत्र में ये किसने लिखी थी? ये याद रखने की है, क्वेश्चन आते हैं लगभग। वात्स्यायन ने 600 ईस्वी से लेकर 200 ईस्वी ईसा पूर्व के मध्य इसको लिखा था। तो इसमें 64 कलाओं का वर्णन हुआ है। 64 कलाओं का वर्णन हुआ है इसमें। मतलब कामसूत्र में कितनी कला बताई गई हैं? 64 कलाएं बताई गई हैं। उनमें से एक ये षडंग भी है। उनमें से एक ये षडंग भी है। ठीक है जी, इस तरीके से आपको याद रखना है। दूसरा, इस किताब का एक टीका हुआ था। इस किताब का एक टीका हुआ। टीका का मतलब इसका अनुवाद करा गया और इस अनुवाद में कामसूत्र जो है इसको करा था पंडित यशोधर पंडित ने। पंडित यशोधर है ना, यशोधर पंडित थे। इन्होंने इसको लिखा था और इसका जो इन्होंने टीका किया था वो किया था जय मंगला नाम से। तो पंडित यशोधर ने इसको लिखा था जिसका नाम था जय मंगला। और इस जय मंगला में उन्होंने जो ये षडंग है, इस षडंग के पार्टों को डिवाइड किया था, जिसमें हमें ये वाला श्लोक देखने को मिलता है। तो इस तरीके से, और ये कहाँ थे, ये भी क्वेश्चन आया है कि यशोधर पंडित जो थे ये किसके दरबार के राजपुरोहित थे। तो इसको याद रखेंगे, राजा जयसिंह प्रथम के दरबार में थे, लगभग 11 से 12वीं शताब्दी।
इसके मध्य इन्होंने जय मंगला का टीका किया था। तो जयसिंह कहाँ के राजा थे? ये थे जयपुर के राजा। तो बात ध्यान रखने की है। तो हमें कुल मिला के पंडित यशोधर है ना, इन्होंने जय मंगला से टीका किया था, जहाँ से हमें ये वाला श्लोक प्राप्त होता है। इसके बाद इसी किताब का जो षडंग है, क्योंकि बहुत मुख्य चीज़ थी, इसको अवनींद्र नाथ टैगोर ने, बहुत बड़े आर्टिस्ट हुए हैं, जब आर्टिस्ट शुरू होंगे तो इनके विषय में भी बताया जाएगा। अवनींद्र नाथ टैगोर इन्होंने भी एक किताब लिखी थी, है ना, और उस किताब को इन्होंने लिखा था 1921 में, जिसमें उन्होंने षडंग को मुख्य स्थान दिया। मतलब पूरी किताब ही उनकी षडंग के ऊपर है ना। भारतीय चित्रकला के 6 अंग, इस तरीके से उन्होंने किताब का नाम रखा, और 1921 में इन्होंने इस किताब को लिखा था। तो अब ये मुख्य बातें हैं, कहाँ से मिला हमें ये षडंग? कामसूत्र से, है ना। और उसका टीका किसने किया था? टीका, है ना, टीका करा था पंडित यशोधर ने। और किस नाम से किया था? जय मंगला नाम से किया था। इसके बाद हम देख लेते हैं अब उस श्लोक के जो ये 6 पार्ट आए हैं, ये जो 6 पार्ट हैं ये आए कहाँ से हैं? ये तो हमने बता दिया कि कहाँ से है। अब इनका मतलब क्या है? अब इनका मतलब हम देख लेते हैं। तो इनका एक एक का मैं मतलब आपको बताता हूँ। तो जैसे पहला है, कौन सा है पहला हमारा? रूप भेद। श्लोक को इसको याद कर लो। रूप भेद प्रमाणी भाव लावण्य योजनम सादृश्य वणिका भंग इति चित्र षडंकम। तो पहला है रूप, मतलब फॉर्म या फॉर्म का इम्पैक्ट, मतलब उसका रूप या उसका भेद, उसका आकार क्या है, उसका जो असर होने वाला है वो क्या रहने वाला है। तो रूप भेद से क्या मतलब हुआ? तो रूप भेद से यहाँ सीधा सीधा सा एक मतलब निकल कर आता है कि कोई भी चीज हम बना रहे हैं, कोई चित्र हम बना रहे हैं, तो उसमें हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस चीज़ का चित्र बना रहे हैं। वो देखने में लगना चाहिए कि हाँ वो चीज़ है। तो जैसे मैंने ड्रॉ करा, तो उसमें मैंने ड्रॉ कर दिया राजा और रानी को मैं बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो राजा रानी दासी, इसमें भेद होना चाहिए। राजा कैसा लगेगा, रानी कैसे लगेगी? रानी और दासी में भेद होना चाहिए। ये ना लगे कि दासी भी रानी की तरह लग रही है और रानी दासी की तरह लग रही है। ये भेद हमें करना होगा। तो ये इसका मुख्य पार्ट होता है कि हमें रूप भेद, उसका जो रूप है उसमें अंतर करना है। अच्छा, जो विष्णु धर्मोत्तर एक किताब है, विष्णु धर्मोत्तर, है ना, धर्मोत्तर पुराण, इसको लिखा था मार्कंडेय, है ना, मार्कंडेय मुनि ने। इस किताब को लिखा था मार्कंडेय मुनि ने। मार्कंडेय मुनि, इन्होंने इस किताब को जब लिखा, इस किताब को लिखा था मार्कंडेय मुनि ने। और इस किताब में कितने प्रकार के रूप बताए गए थे? इसमें बताए गए हैं 4 प्रकार के, ठीक है। बात ध्यान रखने की है कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण में मार्कंडेय मुनि ने कितने रूप बताए हैं? वो बताए हैं 4। पहला है सत्य, दूसरा नागर, तीसरा वैश्विक और चौथा है मिश्रित, है ना। तो ये बात ध्यान रखने की है। पहला है सत्य, नंबर 2 नागर, नंबर 3 वैष्णविक, और नंबर 4 हो गया हमारा क्या? नंबर 4 हो जाएगा हमारा मिश्रित। इस तरीके से जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण है उसमें 4 रूप बताए गए हैं। क्वेश्चन आया हुआ है कि मार्कंडेय मुनि के विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कितने रूप बताए गए हैं? तो हमें ध्यान रखना है कितने? 4 रूप बताए गए हैं। उसके बाद एक किताब है मनोल्लास, है ना, सोमेश्वर के द्वारा लिखी गई है मनोल्लास।
उसमें भी 5 रूपों का वर्णन हुआ है। तो ये बात ध्यान रखने की है कि रूप क्या है, कि किसी भी चीज में अंतर करना। तो ये बात ध्यान रखेंगे आप। इसके बाद हम देख लेते हैं अपना अगला टॉपिक। हमारा अगला टॉपिक कौन सा है? अगला टॉपिक है हमारा प्रमाण, है ना। प्रमाण से क्या मतलब होता है हमारा? प्रमाण से मतलब होता है कि जिसमें नाप हो, किसी चीज की माप हो, अनुपात हो, है ना, ये चीजें। ये मुख्य है कि किसी चीज का प्रमाण मतलब आकृति कितनी बड़ी हो, आकृति कितनी बड़ी हो वो डिसाइड करेगा प्रमाण। जैसे हमें राजा का चित्र बनाना है तो राजा कितना बड़ा होना चाहिए, और इस तरीके से इसमें क्या करा गया है कि इसमें प्रमाण में एक माप दी गई है। क्या दी गई है? ये तीनों अनुपातों को दिया गया है, जिनको उन्होंने एक उसमें ताल में बांट दिया है। कितना? ताल में। और एक ताल कितना होता है? ये होता है 12 अंगुल का, 12 अंगुल का। ये क्या होता है हमारा? एक ताल बराबर, है ना, एक ताल बराबर 12 अंगुल होते हैं। और ताल मतलब अंगुल मतलब हमारी, जब ऐसे हम ऐसे उंगलियों को नापते हैं तो जहां हमारी 12 उंगली हो जाएंगी वो एक ताल हो जाएगा। क्लियर? तो ये हमारा एक ताल होता है। अच्छा, ताल इसको नापा कैसे जाएगा? जैसे इन्होंने कुछ वर्ग बताए हैं कि प्रमाण में, जैसे हमें देवता का चित्र बनाना है तो देवता के लिए हमें कितने ताल यूज करने पड़ेंगे, मतलब कितने उसका जो चित्र रहने वाला वो कितना बड़ा रहने वाला है ताल, वो रहेगा 10 ताल का। ठीक है। इसके बाद यदि मुझे किसी साधारण मनुष्य का चित्र बनाना है तो ये रहेगा 8 ताल का, 08 ताल। इसके बाद यदि मुझे चित्र बनाना है भयानक, कोई मतलब ऐसा डरावना सा मुझे कोई चित्र बनाना है, जैसे जिससे हम डरते हो, तो वो कितने ताल में बनेगा? भयानक। ये क्वेश्चन आए हुए हैं सारे के सारे। इसके बाद यदि मुझे किसी राक्षस को बनाना है ना, तो इसमें कौन हो जाएगा राक्षस? राक्षस में ये होता है 16 ताल का। जैसे रावण को मुझे यदि चित्रित करना है तो वो कितने ताल में बनेगा? वो 16 ताल में बनेगा। यदि मुझे किसी बच्चे का, है ना, कुमार का, यदि किसी छोटे बच्चे का चित्र बनाना है तो वो बनेगा 5 ताल में। ठीक है, ये बात ध्यान रखने की है। क्वेश्चन आए हुए हैं इन सब से कि एक ताल कितने अंगुल का होता है? 12 अंगुल। एक ताल कितने अंगुल का? 12 अंगुल का। देवता का चित्र कितने ताल में बनाया जाता है? 10 में। इस तरीके से ये सारे के सारे आपको एक बार देख लेने हैं, और क्वेश्चन आते ही आते हैं। सडन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मतलब और अच्छा टॉपिक है। मुख्य सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। अच्छा, अगला जो हम टॉपिक देखने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा भाव। भाव से क्या मतलब होता है? भाव का मतलब होता है हमारे इमोशन से, है ना, हमारी फीलिंग या इमोशन, है ना। हमारे अंदर जो भाव उठते हैं, हमारे अंदर जो फीलिंग आती हैं, वो सारी की सारी एक चित्र में होनी चाहिए। मतलब हम कोई चित्र बना रहे हैं तो वो एक बार देखने के बाद में आर्टिस्ट जो बना रहा है, दोनों में अलग अलग भाव होते हैं। जो बना रहा है उसके भाव अलग होंगे चित्र बनाते हुए, और जो दर्शक होता है जब वो चित्र को देखता है तो उसके भाव अलग होते हैं। तो दोनों की फीलिंग इसमें हमें चित्र में, किसी भी चीज़ में हमें साफ दिखाई देनी चाहिए। इस तरीके से, वैसे इसका जो मुख्य है वो नाट्य शास्त्र जो है, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, उसमें 8 प्रकार के रस बताए हैं। कितने? 8 प्रकार के रसों का वर्णन हुआ है जो हमारे इमोशन को दिखाते हैं। जैसे कोई चित्र है, उसमें हमने युद्ध का सीन दिखा दिया तो वो कैसा सीन हुआ? वो हो जाएगा हमारा वीर रस का, मतलब वीर रस, है ना, जो 8 रस हैं। यदि मैंने उसमें किसी नायक और नायिका को आपस में उनको बात करते हुए बैठे हुए एक पेड़ के नीचे दिखा दिया तो वो कौन सा रस दिखा देगा?
वो दिखा देगा श्रृंगार रस। ठीक है, वो श्रृंगार रस दिखा देगा। इस तरीके से ये निकलते चले जाते हैं हमारे भाव, और भावों को निकालने का जो सबसे अच्छा माध्यम है जो नाट्य शास्त्र में बताया, वो बताया नाटक के द्वारा, अभिनय के द्वारा, है ना। हम अभिनय के द्वारा हम अपने भावों को बहुत अच्छे से प्रकट कर सकते हैं। आप कोई भी मूवी देखने लग जाओ, यदि वो कॉमेडी है तो हम उसके साथ हंसने लग जाते हैं, तो वो हमारा हास्य श्रृंगार हो जाता है। और यदि कहीं इमोशन सीन आ जाता है, कोई वैसा सीन आ जाता है रोने धोने वाला, तो हमारी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। तो ये एक तरीका होता है भाव निकालने का। तो मतलब कुल मिला के बात यहाँ आ गई है कि पेंटिंग कोई भी बने तो उसके अंदर कोई भाव होना चाहिए। बिना भाव के कोई पेंटिंग कंप्लीट नहीं हो सकती। ठीक है जी। इसके बाद हम बात करते हैं, अगला टॉपिक जो है हमारा वो है लावण्य योजना। लावण्य योजना से मतलब होता है बाहरी सुंदरता, बाहरी सुंदरता, बाहरी सौंदर्यता, ऐसे लिख सकते हैं, सुंदरता या सौंदर्यता। तो मतलब क्या हुआ, लावण्य योजना सीधा सा मतलब है कि जो बाहरी सुंदरता है, मतलब हमने कोई चित्र बना दिया और चित्र बनाने के बाद में उसके यदि उसको मेकअप नहीं करा, उसको अच्छे से नहीं बनाया, तो वो कैसा लगेगा, बहुत बुरा चित्र लगेगा। यदि हमने उसके रंग, उसके कोई चित्र है, महिला का हम चित्र बना रहे है ना, और उस चित्र में यदि हमने कोई एक उसके लिपस्टिक नहीं लगाई, उसकी आंखों में आईलाइनर नहीं लगाया, तो वो कैसा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। जैसे राधा बनी ठनी का चित्र है ना, हम उसको ले सकते हैं राधा बनी ठनी का चित्र। तो उसमें हम बाहरी सुंदरता उसमें बहुत दिखाई गई उस चित्र में, स्क्रीन पे आपको शो भी होता रहेगा साथ में। तो इस तरीके से ये हमारा लावण्य योजना भी कंप्लीट हो जाता है। ये क्वेश्चन आया था लावण्य योजना से कि लावण्य योजना का क्या मतलब है, तो इसका मतलब है बाहरी सौंदर्यता। ठीक है जी, ये बात ध्यान रखनी। इसके बाद हम बात करते हैं अगले टॉपिक पे, मतलब ये है सादृश्य, सिमिलर। मतलब सिमिलर का मतलब हो जाएगा सीधा सीधा सा डो, जैसा हमें दिख रहा, डिक्टो जैसा भी है। मतलब हमने सलमान खान बनाया तो वो चित्र में एक बार देखने के बाद ये पता लग जानी चाहिए कि वो जो चित्र है वो किसका है, वो सलमान खान है ना। बना तो रहे सलमान खान, बन रहा आमिर खान, तो वो चित्र गड़बड़ हो जाएगा, या उसको कोई पहचान ना पा रहा हो कि वो चित्र किसका बनाया हमने। तो इस तरीके से सिमिलर का मतलब होता है कि जैसा हमें दिख रहा है ना, तो वो हमें ऐसी की ऐसी ही बनाना है। मतलब जो भी उसके फीचर हैं, हमें स्पेशल जो ध्यान देना होता है वो उसके फीचर पे ध्यान देना होता है कि उसके जो फीचर हैं वो बिल्कुल ऐसे ही होने चाहिए जैसा कि वो है। ठीक है जी, ये सादृश्य हो गया आपका। अगला जो चित्र है वो है वर्णिका भंग। वर्णिका भंग से मतलब है हमारा कलर से, रंग। ठीक है, वर्णिका मतलब रंग होता है, वर्ण, है ना। तो रंग से मतलब है, और इस षडांग में जो सबसे ज्यादा महत्व है यदि किसी चीज का, है ना, तो वो इस वर्णिका भंग का ही है। ऐसा इसमें लिखा हुआ है, ऐसा बताते हैं इसमें कि यदि आपको रंगों का ज्ञान अच्छे से नहीं है, यदि आपको कलर करने नहीं आते ब्रश के माध्यम से, अब तो बहुत सारे टेक्निक चल रही हैं, यदि आपको कलर करने नहीं आते तो एक आप अच्छी खासी स्केचिंग को, अच्छी खासी ड्राइंग को खराब कर सकते हैं। तो ये इसका प्राण माना जाता है। ठीक है, ये क्या माना जाता है, वर्णिका भंग में षडंग में वर्णिका भंग को उसका प्राण माना जाता है। मतलब यही उसमें चित्र में जान डालता है कि कैसे हमें कलर यूज करने हैं, कहाँ करने हैं। तो ये सब कुछ वर्णिका भंग में आता है। तो कुल मिला के अगर आपको कलर नहीं आते और आप अच्छी स्केचिंग कर लेते हैं और कलर आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आपने उसमें कलर करे तो उल्टे सीधे कलर करती, तो जो चित्र आपने बनाया, बहुत अच्छी स्केचिंग जो करी थी, वो खराब
हो जाएगी। तो कुल मिला के आज हमने इन 6 रूपों को देख लिया। जो षडंग के जो 6 अंग हैं उनको हमने कंप्लीट कर दिया है। तो मैं अब आशा करता हूँ आपसे कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको सरल भाषा में समझाऊं। और अगली वीडियो हमारे किसी अन्य टॉपिक पर आने वाली है, तो उसके लिए भी आप तैयार रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।